नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि सिलेबस को अगर अच्छे से समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। वो हम इंडिविजुअल वीडियो में ईच पेपर का कवर करेंगे, ठीक है। बट ब्रीफ में ओवरऑली यूपीएससी में क्या क्या कवर करना पड़ता है वो हमको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम सिलेबस को ब्रीफली देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन आती है दिमाग में भी, सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है, वो है यूपीएससी का सिलेबस। बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना सिलेबस दिया है, और फिर उसके अंदर भी हमको पीवाईक्यू वगैरह देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस होगा तब भी हमें पता नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तभी पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सपोज एक टॉपिक है कि पार्लियामेंट, ठीक है, एक टॉपिक है कि पार्लियामेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो पार्लियामेंट में तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि पार्लियामेंट में अभी क्या चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है कि कौन सा सेशन चल रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ सकता है कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, या फिर पार्लियामेंट में इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन होता है कि और कैसे आते हैं मेंबर। तो कुछ कुछ बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमें पहले अपना टॉपिक देखना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना कैसे है। तो इज़ दैट क्लियर कि हमें सिलेबस क्यों देखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी की, उसी में सिलेबस रहती है। तो ये है उसका नोटिफिकेशन, और उसको कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिए। हम सीधा अभी सिलेबस देखने जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन होती है उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी रहती है जो आप देख सकते हैं बाद में, मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ पे है, या फिर एग्ज़ाम में कौन कौन से सर्विस में आप जा सकते हैं। ये जैसे है एग्ज़ाम में कौन कौन से सर्विस में आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। हम डायरेक्ट वो सिलेबस के पास ही जाते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। वो जो मेन एग्ज़ाम है उसमें रिटन एंड इंटरव्यू आता है। प्रिलिमिनरी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उसके टोटल 400 मार्क्स होते हैं। ईच पेपर के 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें 33% लाना रहता है, मतलब 66 मार्क्स लाने रहते हैं 200 मार्क्स से, ठीक है। फिर आप क्वालिफाई करेंगे। फिर पेपर 1 में आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, तब जाके आपकी मेंस में सिलेक्शन, मतलब मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, ठीक है। और दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। जो ईच क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसके टोटल जो 2 मार्क्स होती है पेपर 1 में, उसका 1/3, उसका 2/3 हो गया, ठीक है। वो आपका 0.6667 इतना मार्क्स कट हो जाती है, ठीक है। फिर हाँ, पेपर 2 में आपका, जैसे पेपर 1 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही पेपर 2 में आपका आते हैं टोटल 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 80 क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 2.5, ठीक है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके 1/3 कितने होंगे, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेन एग्ज़ाम है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम में पेपर 1 होता है, उसमें इंडियन लैंग्वेज, जो 8 शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से एक कोई लैंग्वेज पे आपको पेपर ए देना है। और पेपर बी जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज पे होती है, और ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आपको 25% मार्क्स लाने हैं इसमें, ठीक है। 300 मार्क्स के होते हैं। फिर ये जो अभी जो नीचे अभी जो भी पेपर देखेंगे वो मेरिट बेस्ड होगा, मतलब इन लोगों के मार्क्स जुड़ेंगे, आपके जो भी रैंक डिसाइड होगी उसमें जुड़ेंगे। ये दोनों के मार्क्स नहीं जुड़ते, ये दोनों बस क्वालिफाइंग नेचर के हैं। बट ये सबके मार्क्स जुड़ेंगे। जैसे एसए का पेपर हो गया, GS 1, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, तो ये सबके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, ये जो है लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सब ऑप्शनल के पेपर, सब्जेक्ट के पेपर हैं, और आप इनके सिलेबस नीचे दिए गए हैं, आप वो सब देख सकते हैं। उसके बाद प्रीलिम के हम सिलेबस देख लेते हैं।
करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो हमारे कंट्री के इंडिया में कौन कौन से करंट इवेंट्स चल रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से करंट इवेंट्स चल रहे हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक नया एग्रीमेंट हो गया, या फिर कोई एक मतलब ग्रुप फॉर्म हो गया, तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज न्यूज़ में बहुत चल रहा है जो न्यूज़ में सपोज यूएन का जो पावर है उस पर चल रहा है, या फिर यूएनएससी का जो रिफॉर्म होनी चाहिए उस पर चल रहा है, तो यूएनएससी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और नेशन में, जैसे सपोज नेशन में इलेक्शन ऑफ राज्यसभा चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो कैसे इलेक्शन होता है राज्यसभा का, कौन इलेक्ट करता है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब आ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट मेडिएवल आ जाएंगे। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएंगे इंडिया के। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आते। ठीक है, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल, जैसे फिजिकल में आ जाएंगे कहाँ पे माउंटेन्स, फिर रिवर्स, फिर ग्लेशियर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो उनका लोकेशन आ जाएगा। फिर वहाँ के उसके टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में टाइप ऑफ क्रॉप्स आ जाएंगे, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, टाइप ऑफ मिनरल्स आ जाएंगे, कहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, वो सब आ जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जैसे फेडरल सिस्टम है उसके क्या फीचर हैं, और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके क्या फीचर हैं, कैबिनेट सिस्टम है हमारा उसके क्या फीचर्स हैं, फिर पंचायती राज, जैसे हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शंस है, रोल क्या है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज, पब्लिक की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हमारा इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, बैंकिंग सिस्टम कैसी है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो कि बजट में ही हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, वो कैसे काम करती है वो सब। और फिर उसके बाद पॉलिसी क्या क्या है इकोनॉमिक, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या पॉलिसी ला रही है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जैसे हमारे अपने देश में बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कौन कौन से रीजन में क्या क्या, मतलब किस किस टाइप के स्पेसीज पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर वर्ल्ड के लेवल पे मतलब जो भी IUCN है। ठीक है, वो क्या क्या बायोडाइवर्सिटी को लेके जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, उन क्या क्या कैसे रोल प्ले करते हैं वो एक आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज का, जैसे क्लाइमेट चेंज के रीजंस, उसके इम्पैक्ट, उसको लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, IPCC हो गया। एक सेकेंड, क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IPCC, UNFCCC, ये सब हो गया, वो पता होनी चाहिए। और फिर क्लाइमेट चेंज को लेके गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे ई-व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, पेट्रोलियम जो ब्लेंडिंग को लेके प्रमोट किया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसको बोल रहे हैं हम। ठीक है, वो सब भी पता होनी चाहिए। फिर जनरल साइंस को लेके, जैसे 12th तक का आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक लेवल पता होनी चाहिए। एक तो बेसिक पता होनी चाहिए, फिर करंट में जो हो रहा है उसके रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ लेना। फिर बेसिक जैसे टाइप ऑफ सेल्स, बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, वो पता होनी चाहिए। फिर उसको लेके करंट में क्या चल रहा है वो भी पता होनी चाहिए। फिर पेपर 2 में जैसे कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी। तो पेपर 2 में मेनली 3 टाइप के आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, जो कि पैसेज बेस्ड आता है क्वेश्चन, उसमें आपको पैसेज पढ़ के उसके पैसेज के मतलब पैसेज को ये करके बेस करके आपको वो आंसर करनी है जो भी क्वेश्चन है। फिर जो रीजनिंग क्वेश्चन आती है वो मैथ बेस्ड नहीं होती, बट आपको अपने एनालिटिकल स्किल अप्लाई करना है और आंसर देना है उसको। और फिर आती है मैथ्स,
जहाँ पे आती है आपको परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो सब क्वेश्चन आते हैं। फिर ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब मेन के सिलेबस में जाएंगे हम। मेन में देखिए पेपर ए, पेपर भी मैंने कर देख लिया हम कि इंग्लिश का और लैंग्वेज का। पेपर 1 जो होगा ऐसे का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में आता है। और इसका ऐसे का आपको PYQ को ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको सिलेबस मानना है ऐसे का, ठीक है। और पेपर 2 GS1 है। मैं आपको पूरा ब्रॉड बता रही हूँ क्योंकि मैं ईच टॉपिक को फिर ईच वीडियो में कवर करूँगी। इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल पेपर को इंडिविजुअल वीडियो में कवर करूँगी, तो बस ब्रॉड बता रही हूँ। जैसे GS1 में है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसमें जैसे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, या फिर पेंटिंग्स हो गए, लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, वो सब कवर होंगे। और जैसे स्टैचूज हो गया, वो सब कवर होंगे, ठीक है। हिस्ट्री जैसे हमारा एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री है। मेनली इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है इसमें, वो आता है। फिर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड में जैसे इंडिया का भी ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड है। जैसे लोकेशन, जो भी माउंटेन वगैरह का लोकेशन, ठीक है। और फिर माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, उसका लोकेशन। फिर मिनरल एंड उसके रिलेटेड जो फैक्ट्री हैं उसका लोकेशन। और फिर यही सब आता है ज्योग्राफी में। और फिर जो भी फिनोमेना है, जैसे वोल्कानो जो हो गया, या फिर अर्थक्वेक हो गया। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सोसाइटी, फिर सोसाइटी में से वुमेन, कास्ट, पॉपुलेशन, वो सब इम्पोर्टेंट है। ये हम करेंगे, ईच वीडियो को ईच पेपर देख के करेंगे, बस ओवरऑल बता रही हूँ। जनरल स्टडीज़ 2 में आती है। तो जनरल स्टडीज 1 में क्या क्या आ गया हमारा, आर्ट एंड कल्चर, फिर आ गया हिस्ट्री, फिर आ गया उसमें सोसाइटी, फिर ज्योग्राफी। इसमें अगर आपको सिलेबस में अगर दिखाऊं तो ये है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये हो गया इतना यहाँ तक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है उसमें मेंस में बस कल्चर के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, राजा महाराजा के ऊपर नहीं। राजा महाराजा का भी तभी आएगा अगर उसको रिलेटेड कोई कल्चर होगा। जैसे गुप्ता के टाइम का, गुप्ता जो किंग थे, गुप्ता के टाइम का गोल्ड कॉइन बहुत फेमस था, तो वैसे क्वेश्चन आएगा। बट गुप्ता के टाइम कौन कौन से राजा थे, उन लोगों ने कैसे कैसे एक्सपेडिशन किए थे, वो सब नहीं आएगा। तो कल्चर में ही वो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। इंडियन कल्चर में ही एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आ जाता है। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक वो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, जैसे हमारा जो LPG रिफॉर्म्स हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थोड़ा देख लेनी चाहिए। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे तो नहीं आती बट कभी अगर आ जाए, इसको PYQ से ही कवर कर लेनी चाहिए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वाला पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को लेके सोसाइटी है। फिर यहाँ से यहाँ तक को लेके ज्योग्राफी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पेपर 2, मतलब जनरल पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, और पेपर 3 इसको बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें मैं आपको ब्रॉडली टॉपिक बताती हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट आपको कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। आपको हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है, मेन फीचर्स है, उसको कंपेयर करना है। बाकी यहाँ तक हम यहाँ तक पकड़ सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट फीचर अगर आप पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सेलिएंट फीचर्स, ये होगा इलेक्शन का पार्ट। और प्रिवेंशन ऑफ पीपल इलेक्शन में रूपा बोल के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोल के एक मतलब 1950 एंड 51
बोल 2 एक्ट हैं, ठीक है। 51 ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1950 में बेसिक चीज़ें बताएं, 51 में थोड़ा उसको उसके ऊपर काम करके और चीज़ें लाई गई है, तो इसका इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पता होनी चाहिए। आप मतलब पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से ये दोनों एक्ट को। फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फिर जो बॉडीज़ हैं, स्टेचुटरी, रेगुलेटरी, जुडिशियल बॉडीज़, इस ये वाला चीज़ कुछ चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ जाएगा, तो ये वाले बॉडी आप कॉन्स्टिट्यूशन से कवर कर सकते हैं। बट बाकी भी कोई कोई बॉडी होगा, जैसे CBI हो गया या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट आपको करंट अफेयर से कवर करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई भी मैगजीन, कोई भी कोचिंग का मैगजीन, आप जो भी आता है ऑनलाइन वहाँ से पढ़ सकती है वाला पार्ट। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये वाला पार्ट भी करंट अफेयर। फिर उसके बाद ये जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा। इतना पार्ट जो है वो सोशल जस्टिस बोल के पार्ट होता है, वो आ जाएगा उसमें, सोशल जस्टिस में। जैसे वनरेबल सेक्शन के लिए कैसे स्कीम्स ला रहे हैं, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ रिलेटेड कैसा पॉलिसी लाया जा रहा है, या पॉवर्टी हंगर के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सब सोशल जस्टिस बोल के एक पार्ट है, उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है गवर्नेंस का पार्ट, ये सिविल सर्विस, रोल ऑफ सिविल सर्विस, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये गवर्नेंस का पार्ट है। और ये है इंटरनेशनल रिलेशन। ये डिवाइड करने का मोटिव ये है कि क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा, अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इतने, ठीक है, इतने पोर्शन यहाँ तक आप कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो लक्ष्मीकांत से, जबकि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बेयर एक्ट है उसको भी एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपको हर चीज़ नहीं पता चलेगी, बट मेजरली हम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं, तो इतना आपको कवर हो जाएगी लक्ष्मीकांत से। बस ये कंपैरिजन वाला चीज़, हाँ वो भी है लक्ष्मीकांत में, तो कवर हो जाएगी। और बाकी ये सब चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे हो गया, ठीक है, ये सोशल जस्टिस वाला पार्ट हो गया, ये आपको करंट अफेयर से करनी है। और गवर्नेंस वाला पार्ट भी, ये भी थोड़ा बेसिक में ही आता है, इसको भी आपको, ये भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, हम PY को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये वाला अगर हम थोड़ा सेपरेट कर लिए तो हमारे लिए आसान होती है टॉपिक कवर करना। अल्टीमेटली हमें ये सबको कवर करके एग्जाम में जाके लिखना है ना, तो ये कवर करना आसान हो जाती है अगर हम टॉपिक थोड़ा डिवाइड कर लें। तो मेजरली पता चल गया हमारे जो पेपर GS2 है उसमें गवर्नेंस आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आती है, सोशल जस्टिस वाला पार्ट आती है और इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट आती है, ठीक है। फिर GS3 जो है, GS3 में काफ़ी क्लियर टॉपिक्स है, जैसे इंडियन इकोनॉमी एक टॉपिक है, ठीक है, इसी में ये सब आ जाएगा, ये इकोनॉमी का पार्ट है। फिर ये मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर में आ जाएगा, ये भी एग्रीकल्चर में आ जाएगा। इशू रिलेटेड डायरेक्ट इंडियन फार्म सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ये एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ये भी एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स, ये एक अपने में अलग टॉपिक है, ये भी LPG इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ये भी अपने में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अपने में एक अलग टॉपिक है, ये दोनों एक ही टॉपिक में आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT एंड स्पेस, ये तीनों आ जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब आ जाएंगे एनवायरमेंट में। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट बोल के एक टॉपिक है अपने आप में। फिर ये सब आ जाएंगे सिक्योरिटी में, ठीक है।
तो क्या क्या टॉपिक आएंगे हमारे GS3 में? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। एग्रीकल्चर सेपरेट मैंने दिखाया है, एग्रीकल्चर को भी ये लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिया है, बट हम लोग को अगर एग्रीकल्चर बोल के एक सेपरेट टॉपिक हो तो ज़्यादा इजी होगी कवर करने में, इसलिए मैंने उसको एग्रीकल्चर बोल के एक सेपरेट दिखाया है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी। मतलब ये आपका एक तो वो आपके अंदर कितना वैल्यूज है, आप कितने वैल्यूज को मानते हैं, एथिक्स कितना मानते हैं, वो उसी का टेस्ट है वो। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये एक टॉपिक है इसका। एटीट्यूड एक टॉपिक है इसका। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज एक टॉपिक है इसका। इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, तो यहाँ पे थिंकर्स, मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर के बारे में पढ़ना है, वो एक टॉपिक है। फिर पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक टॉपिक है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस एक टॉपिक है। फिर केस स्टडीज वो एक है, ठीक है। फिर पेपर 6 और 7 जो है वो सिलेबस वो जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑप्शनल के जो पेपर हैं उनके पूरा नीचे नीचे सारे उनके सिलेबस ही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये रहा एक ब्रीफ सिलेबस का हमारा ओवरव्यू। हम बाद में ईच वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ मेरे से मिस आउट हो गई हो मुझे बता दीजिए, मैं उसको कवर कर लूँगी फिर से। और कुछ भी आपको फीडबैक देना हो और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।